नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 10 करोड़ से अधिक किसानों को वित्तीय सहायता की 10वीं किस्त जारी करेंगे। 15 से 18 वर्ष के किशोरों के कोविड टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू। देश में अब तक 145 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी भवन परिसर में आज तड़के मची भगदड़ में 12 लोग मारे गए और 13 अन्य घायल हुए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज से 100 दिन के पठन अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ करेंगे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन आज 64वां स्थापना दिवस मना रहा है। कोविड महामारी की चिंताओं के बीच विश्व भर में नववर्ष समारोह फीके रहे और दुबई में भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीता। समाचार प्रभात में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं निखिल कुमार। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है, यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय सहायता की 10वीं किस्त जारी करेंगे। श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नववर्ष 2022 का पहला दिन देश के अन्नदाताओं के लिए समर्पित होगा। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत पात्र किसान परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में किसानों के खातों में सीधे भेजी जाती है। अब तक 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि किसान परिवारों को दी जा चुकी है। श्री मोदी करीब 351 किसान उत्पादक संगठनों को 14 करोड़ रुपए से अधिक का इक्विटी अनुदान भी जारी करेंगे। इससे 1,24,000 से अधिक किसानों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री इस दौरान किसान उत्पादक संगठनों से बातचीत करेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री कल उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। ये विश्वविद्यालय मेरठ के सरधना कस्बे में सलावा और कैली गांव में स्थापित किया जाएगा। इस पर लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत आएगी। एक रिपोर्ट। 15 से 18 वर्ष के बच्चों को सोमवार से कोवैक्सीन की डोज लगाई जाएगी। इसके लिए उन्हें आज से कोविन पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के लिए स्कूल का पहचान पत्र या आधार कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। इस आयु वर्ग के 6 से 7 करोड़ बच्चे कोवैक्सीन की डोज लेने के पात्र होंगे। स्वास्थ्य देखभाल और अग्रिम पंक्ति के कर्मी तथा अन्य गंभीर रोगों से ग्रस्त 60 या अधिक आयु के नागरिक अपने मौजूदा कोविन अकाउंट के माध्यम से एहतियाती डोज लगवा सकेंगे। कोविन प्रणाली से नियत समय पर एहतियाती डोज लेने के पात्र लोगों के पास एसएमएस भेजा जाएगा। इन लोगों को 10 जनवरी से एहतियाती डोज लगाई जाएगी। करीब 3 करोड़ स्वास्थ्य देखभाल और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के कोविड वैक्सीन की एहतियाती डोज के लिए जनवरी में पात्र होने की आशा है। ये डोज कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के 9 महीने के बाद लगाई जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरएस शर्मा ने बताया कि 60 और उससे अधिक आयु के लोगों को पंजीकरण कराते समय अपनी बीमारी की जानकारी देनी होगी और उन्हें इस बारे में टीकाकरण केंद्र पर पंजीकृत डॉक्टर का प्रमाण पत्र देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में इस आयु वर्ग के लिए 3 जनवरी से टीकाकरण शुरू करने की घोषणा की थी। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में
वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जांच क्षमता का पूरा उपयोग करते हुए कोविड जांच बढ़ाने को कहा है। भारत में इस समय 3,117 जांच प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं। देश में प्रतिदिन 20 लाख से अधिक कोविड जांच करने की क्षमता है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को इस बारे में पत्र लिखा है। 24 घंटे कार्य करने वाले रैपिड एंटीजन टेस्ट बूथ बनाने के लिए भी कहा गया है। देश में अब तक 145 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 84 करोड़ 46 लाख पहली डोज के रूप में और 60 करोड़ 62 लाख दूसरी डोज के रूप में लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 52 लाख से अधिक टीके लगाए गए। केंद्र राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीके उपलब्ध करा रहा है। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में 10 जनवरी तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। तब तक प्ले, नर्सरी और 1 से 8वीं तक की कक्षाएं बंद रहेंगी। प्रदर्शनी और पुस्तक मेले स्थगित रहेंगे। मॉल, थिएटर, शोरूम, कपड़े की दुकानें और रेस्तरां 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक बैठकों पर प्रतिबंध रहेगा। विवाह समारोह में अधिकतम 100 और अंतिम संस्कार में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में गहन निगरानी रखी जाएगी। तमिलनाडु में कल 1,155 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। 603 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। कल कोविड से 11 लोगों की मौत हुई। इस समय 7,470 मरीजों का इलाज चल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। दिल्ली में कल 1,796 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। दिल्ली के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार कोविड संक्रमण की दर 2% को पार कर 2.44% पर पहुंच गई है। कल 467 से अधिक लोग संक्रमण से मुक्त हुए और इन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। दिल्ली में इस समय 226 लोगों का उपचार चल रहा है। राजधानी में अब तक 2 करोड़ 62 लाख लोगों का टीकाकरण हो चुका है। जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी भवन परिसर में आज तड़के हुई भगदड़ में 12 लोग मारे गए और 13 अन्य घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए श्री माता वैष्णो देवी नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राहत कार्य जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगदड़ में लोगों के मारे जाने पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह तथा गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से बातचीत की और स्थिति का जायजा लिया। भगदड़ में मारे गए लोगों के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारी भीड़ के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी के बाद भगदड़ मची। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से राहत राशि की घोषणा की गई है। कॉम्पनसेशन की घोषणा यूटी प्रशासन की ओर से भी की गई है, केंद्र की ओर से भी पूरी तरह से सहायता दी जा रही है। शायद ये अनुमान से अधिक रश होने की वजह से, और ये घटना भी उसी समय प्रारंभ हुई। कुछ एक नौजवान खड़े थे गेट नंबर 3 पर, उसी बातचीत में उनके किसी को एक को धक्का लगा या लगाया गया, तो भीड़ इतनी थी कि वन थिंग लेड टू दी अदर, दूसरों को लगा और वो पैरिंग में सब घबराहट में भागने लग गए इधर उधर। ये लगभग 2 और 2:30 बजे के बीच का समय था सुबह। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज पठन अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 100 दिन तक चलेगा। इसका उद्देश्य बच्चों, अध्यापकों, अभिभावकों, सामुदायिक और शैक्षणिक प्रशासन सहित राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। ये अभियान विद्यार्थियों के सीखने के स्तर में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इससे उनकी रचनात्मकता, विश्लेषणात्मक सोच, शब्दावली तथा मौखिक और लेखन अभिव्यक्ति क्षमता विकसित होगी। इससे बच्चों को अपने आसपास और वास्तविक जीवन की स्थितियों को समझने में मदद मिलेगी। बाल वाटिका से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यार्थी इस अभियान का हिस्सा होंगे।
इस दौरान प्रत्येक समूह के लिए प्रति सप्ताह का कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसमें पठन कार्य को रोचक बनाने और इस अनुभव से जुड़े रहने पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है। बच्चे ये कार्यक्रम अध्यापकों, अभिभावकों और परिवार के अन्य सदस्यों की मदद से तैयार कर सकते हैं। पठन अभियान का आयोजन इस वर्ष 10 अप्रैल तक किया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ आज अपना 64वां स्थापना दिवस मना रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से सैन्य प्रौद्योगिकी में भारत को मजबूत तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज ही के दिन वर्ष 1958 में डीआरडीओ की स्थापना की गई थी। इस संगठन ने देश के रक्षा अनुसंधान और विकास परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी से भेंटवार्ता में डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने बताया कि कोविड महामारी की कठिन परिस्थिति के बावजूद पिछला वर्ष महत्वपूर्ण सफलता और उपलब्धियों का वर्ष रहा। The Indian Air Force has placed the order for indigenously developed light combat aircraft Mark 1A 83 numbers. That's a major success as far as this country's aircrafts and aeronautics sector is concerned. It will be producing about 118 the Arjun Mark 1A main battle tank in the coming years. So there have been many technologies and systems which have been developed last year, and some of them have been handed over. कोविड महामारी की रोकथाम में डीआरडीओ की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर डॉक्टर रेड्डी ने इस संगठन के प्रमुख कार्यों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स कोष की मदद से डीआरडीओ ने 850 से अधिक ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किए हैं और 2DG दवा विकसित करने के अलावा देशभर में कई विशेष कोविड अस्पताल भी बनाए हैं। During the pandemic, DRDO has come out with many technologies and systems, and also has developed cylinders which can be used in the hospitals and also in the quarantine centers, and produced 1.5 lakh cylinders through industry. आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 10 करोड़ से अधिक किसानों को वित्तीय सहायता की 10वीं किस्त जारी करेंगे। 15 से 18 वर्ष के किशोरों के कोविड टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण आज से। देश में अब तक 145 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी भवन परिसर में आज तड़के मची भगदड़ में 12 लोग मारे गए और 13 अन्य घायल हुए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज से 100 दिन के पठन अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ करेंगे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन आज 64वां स्थापना दिवस मना रहा है। कोविड महामारी की चिंताओं के बीच विश्व भर में नववर्ष समारोह फीके रहे और दुबई में भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीता। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर, हर सोमवार। विश्व में नववर्ष समारोह कोविड महामारी के बीच फीका रहा। ऑस्ट्रेलिया में आतिशबाजी के साथ वर्ष 2022 का स्वागत हुआ, लेकिन लोगों की मौजूदगी काफी कम रही। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में स्काई टावर और हार्बर ब्रिज में रोशनी की गई। ताइवान में नववर्ष पर ताइपेई स्काईलाइन पर आतिशबाजी और रोशनी की गई। जापान में तोक्यो में लोगों ने पांडा म्योजिन मठ में नववर्ष पर प्रार्थना की। थाईलैंड में बैंकॉक में चाओ फ्राया नदी पर आतिशबाजी हुई। लंदन में कोविड महामारी के बीच लगातार दूसरे दिन नववर्ष समारोह नहीं हुए, लेकिन लंदन आई कल रात जगमगाता रहा। फ्रांस में मर्सी अस्पताल में नर्सों ने कोविड देखभाल इकाई से थोड़ी राहत लेते हुए केक काटकर नववर्ष का स्वागत किया। भारत में नववर्ष कोविड महामारी की चिंताओं के बीच मनाया गया। भारतीय पर्यटकों ने गोवा में समुद्र तट पर नए वर्ष 2022 का स्वागत किया। कर्नाटक में बेंगलुरु में एमजी रोड और ब्रिगेड रोड पर समारोह का आयोजन नहीं हुआ। केरल ने भी शांतिपूर्ण ढंग से नए साल का स्वागत किया। दिल्ली और कर्नाटक जैसे राज्यों में पूरी तरह से पाबंदी रही। अन्य राज्यों में कोविड संक्रमण फैलाव को रोकने के लिए कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध लगाए गए हैं। हरियाणा में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू लागू है। गश्ती दलों ने मॉल, क्लब और अन्य स्थानों पर कड़ी निगरानी रखी।
भारत ने अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीत लिया है। कल दुबई में हुए फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने 9 विकेट पर 106 रन बनाए। बारिश से बाधित मैच में डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर मैच 38 ओवर का कर दिया गया। भारतीय टीम ने 102 रन के संशोधित लक्ष्य को 21 ओवर और 3 गेंद में 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारतीय महिला टीम की क्रिकेटर स्मृति मंधाना को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार के लिए प्रतिष्ठित राचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी के लिए नामित किया गया है। मंधाना ने 22 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 38.86 की औसत से 1 शतक और 5 अर्धशतकों के साथ 855 रन बनाए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नववर्ष के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में आशा व्यक्त की कि नया वर्ष प्रत्येक के जीवन में खुशहाली, अच्छा स्वास्थ्य, सफलता और संपन्नता लाएगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि नया वर्ष नई शुरुआत का समय है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेष वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत वर्ष 2021 की प्रमुख उपलब्धियों की झलकियां प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कौशल भारत अभियान का जायजा लेंगे। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का शुभारंभ 15 जुलाई 2015 को किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष जुलाई में विश्व युवा कौशल दिवस पर युवाओं को संबोधित करते हुए पिछले 6 वर्ष में गठित नए संस्थानों को मजबूती देते हुए कौशल भारत मिशन को गति देने पर बल दिया था। प्रधानमंत्री ने कौशल विकास को राष्ट्र की आवश्यकता और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव बताया था। 21वीं सदी में पैदा हुए आज के युवा भारत की विकास यात्रा को आजादी के 100 वर्ष तक आगे बढ़ाने वाले हैं। इसलिए नई पीढ़ी के युवाओं का स्किल डेवलपमेंट एक राष्ट्रीय जरूरत है। आत्मनिर्भर भारत का बहुत बड़ा आधार है। बाबा साहब आम्बेडकर ने युवाओं की कमजोर वर्ग की स्किलिंग पर बहुत जोर दिया था। आज स्किल इंडिया के जरिए देश बाबा साहब के इस दूरदर्शी स्वप्न को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कौशल भारत कार्यक्रम समग्र देश के विकास के लिए एक स्मार्ट पहल है। स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित कर न सिर्फ उन्हें रोजगार प्रदान करना है, बल्कि उन्हें स्वावलंबी बनाकर रोजगार उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करना है। इस मिशन के तहत हर साल 1 करोड़ से अधिक युवा प्रशिक्षित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 25 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। वहीं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत लगभग 11 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है और 7 लाख से अधिक को रोजगार मिला है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। नए साल का पहला दिन कुछ लोगों की यादों और घटनाओं का स्मृतिपूर्ण हरकारा होता है, जो काल के गराल पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाता है। और हम आपके लिए लाते हैं इतिहास के उन पन्नों को जिन्होंने देश के कालक्रम पर अपना असर डाला। हमारी ओर से आपको नए वर्ष की अनेक शुभकामनाएं। आज महादेव देसाई की जयंती है। वे 25 वर्ष तक महात्मा गांधी के निजी सचिव रहे। उनका जन्म 1 जनवरी 1892 को सूरत में हुआ था।
महात्मा गांधी के प्रति महादेव का समर्पण दुनिया भर के लिए उदाहरण है। उन्होंने महात्मा गांधी के जीवन की क्रमबद्ध घटनाओं के लिए 13 नवंबर 1917 से 14 अगस्त 1942 तक डायरी लिखी। वेरियर 11 ने महादेव देसाई के बारे में लिखा है, वो दरअसल गृह और विदेश सचिव थे। वे हर चीज का प्रबंध करते थे और अवांछित आगंतुकों को दूर रखकर उन्होंने गांधी के जीवन के 10 वर्ष बचाए। महादेव देसाई सबसे पहले 1915 में गांधी से मिले, जब उन्होंने अपनी पुस्तक प्रकाशित कराने के लिए गांधी जी की सलाह मांगी। देसाई 1917 में गांधी के आश्रम में आ गए और चंपारण में भी गांधी के साथ रहे। जब 1919 में ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार किया तो उन्होंने देसाई को अपना उत्तराधिकारी बनाया। मोतीलाल नेहरू ने 1920 में अपना अखबार द इंडिपेंडेंट चलाने के लिए गांधी जी से महादेव देसाई की सेवाएं मांगी। वो अखबार इलाहाबाद से निकलता था। जब ब्रिटिश सरकार ने प्रिंटिंग प्रेस जब्त कर ली तो देसाई ने हस्तलिखित अखबार निकालकर सनसनी मचा दी। देसाई के लेखों के लिए 1921 में उन्हें 1 वर्ष के लिए सश्रम कारावास की सजा दी गई। जेल में देसाई ने देखा कि अधिकारी कैदियों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं और अक्सर उन्हें कोड़े से मारते हैं। जेल के जीवन पर उनकी रिपोर्ट के कारण ब्रिटिश अधिकारी जेल सुधार के लिए ठोस उपाय करने को विवश हुए। 1933 में रिहाई के बाद देसाई को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया और बेलगांव जेल में रखा गया। कैद के दौरान देसाई ने गीता अकॉर्डिंग टू गांधी लिखी, जो उनके निधन के बाद 1946 में प्रकाशित हुई। उन्होंने 1939 में राजकोट और मैसूर रियासत में जन आंदोलन आयोजित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देसाई 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान सत्याग्रहियों के चयन के कार्य के प्रभारी थे। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा के बाद देसाई को 9 अगस्त 1942 की सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें आगा खां पैलेस में गांधी के साथ रखा गया। 6 दिन बाद हृदयाघात के कारण देसाई का निधन हो गया। जब देसाई की सांस थम गई तो गांधी विक्षुब्ध होकर चिल्लाने लगे, महादेव महादेव। बाद में जब गांधी से इस बारे में पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, गांधी ने कहा, मैंने महसूस किया कि यदि महादेव ने आंखें खोली और मुझे देखा तो मैं उन्हें कहूंगा कि उठो। इस जीवन में उन्होंने कभी मेरी अवज्ञा नहीं की। मुझे विश्वास था कि यदि उन्होंने मेरे शब्द सुने तो मृत्यु के बाद भी वे अनसुना नहीं कर सकेंगे और उठ जाएंगे। गांधी ने स्वयं देसाई के पार्थिव शरीर को स्नान कराया और आगा खां पैलेस के मैदान में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां आज भी उनकी समाधि है। समर्पित कर्म योद्धा महादेव देसाई को शत शत नमन। पहली जनवरी 1848 को भारत का पहला बालिका विद्यालय पुणे के भिड़ेवाड़ा में खोला गया था। इसे महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने शुरू किया था। महात्मा ज्योतिबा फूले ने अनुभव किया कि महिलाओं और वंचित वर्गों के उद्धार के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। उस स्कूल ने रूढ़िवादियों में खलबली मचा दी और सामाजिक दबाव के कारण फूले दंपत्ति को अपना घर तक छोड़ना पड़ा। इस प्रकार कुछ समय तक स्कूल पर ताला पड़ गया। इस अवधि के दौरान उनके मित्र उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने फूले दंपत्ति की सहायता की। फूले दंपत्ति ने बाद में 3 जुलाई 1851 को पुणे के चिपलुनकरवाड़ा में स्कूल खोला। विद्यालय के पहले दिन मुश्किल से 8 लड़कियों ने नाम लिखाया। शीघ्र ही उनकी संख्या बढ़ने लगी। विभिन्न धर्मों, जातियों और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की बालिकाएं पढ़ने आने लगी। शिक्षा के हथियार से उसने ठाना करना अपने संग सावित्रीबाई को भी किया तैयार। पढ़ लिख कर विद्यालय खोला शूद्र जनों के है। शिक्षित करना अब जन जन को समझा धर्म है श्रेष्ठ। फूले दंपत्ति ने बच्चों को पढ़ाया और उन्हें कपड़े और अन्य बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जो उन्हें समाज में नहीं मिलती थी। 1852 में फूले के इन 3 विद्यालयों में 273 बालिकाएं पढ़ रही थीं।
आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली और कोलकाता में हल्का कोहरा रहेगा। चेन्नई में भारी वर्षा हो सकती है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर, गिलगित, लेह और मुजफ्फराबाद में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। जम्मू में हल्का कोहरा छाया रहेगा। पूर्वोत्तर में इम्फाल, शिलंग, कोहिमा, ईटानगर और गंगटोक में सुबह कोहरा रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और प्रियंका, आज के समाचार पत्रों में क्या खास है? जी निखिल, जीएसटी परिषद की 40वीं बैठक को आज प्रकाशित अधिकतर अखबारों ने प्रमुखता दी है। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, कपड़े पर नहीं बढ़ेगा जीएसटी। अमर उजाला के शब्द हैं, कपड़े नहीं होंगे महंगे, लेकिन जूते चप्पल पर आज से बढ़ेगा जीएसटी। नववर्ष के आगमन पर हिंदुस्तान की विशेष खबर है, देश के 13 महानगरों को 5G की सौगात मिलेगी। भारत की अंतरिक्ष में ऊंची उड़ान, गगनयान, एथेनॉल से चलेगी कार और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पहला चरण बनकर तैयार हो जाएगा। हरिभूमि ने प्रधानमंत्री के सभी मंत्रियों को नए साल पर दिए इस मंत्र को सचित्र प्रकाशित किया है, नई सोच के साथ काम करें और अपने मंत्रालय की योजनाओं को तेजी से लागू करने का ले फैसला। दैनिक जागरण के अनुसार नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस संशोधन विधेयक और चुनाव कानून संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 10 करोड़ से अधिक किसानों को वित्तीय सहायता की 10वीं किस्त जारी करेंगे। 15 से 18 वर्ष के किशोरों के कोविड टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल का पंजीकरण आज से। देश में अब तक 145 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी भवन परिसर में आज तड़के भगदड़ में 12 लोग मारे गए और 13 घायल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज से 100 दिन के पठन अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ करेंगे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन आज 64वां स्थापना दिवस मना रहा है। कोविड महामारी की चिंताओं के बीच विश्व भर में नववर्ष समारोह फीके रहे और दुबई में भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।